राजनीति को समझने के लिए अक्सर हम बड़ी बड़ी राजधानियों और राष्ट्रीय बहसों को देखते हैं, लेकिन भारत की असली राजनीतिक नब्ज वो तो इसके गांव और कस्बों में धड़कती है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहां की जमीनी हकीकत हमें गवर्नेंस के बारे में क्या सिखा सकती है। बिलाईगढ़ की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले हमें वहां के लोगों और उनकी जमीन को समझना होगा, क्योंकि यहाँ की सियासत का हर तार खेती किसानी से ही जुड़ा है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, ये यहाँ की जीवन शैली है, समाज की नींव है। बिलाईगढ़, जैसा कि आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए एक आरक्षित सीट है। अब ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये यहाँ की पूरी राजनीतिक दिशा तय करता है। कौन उम्मीदवार होगा, मुद्दे क्या होंगे और जमीनी समीकरण कैसे बनेंगे, सब कुछ इसी एक बात से गहरे तौर पर प्रभावित होता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 84.5%। इसका मतलब है कि यहाँ के 10 में से 8 से भी ज्यादा कामकाजी लोग सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। उनकी सुबह, उनकी शाम, उनकी चिंताएं, उनकी उम्मीदें, सब कुछ मॉनसून, फसल के दाम और बाजार के उतार चढ़ाव से तय होता है। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक मुद्दा खेती किसानी से अलग कैसे हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जिंदगी की धड़कन मिट्टी की लय से जुड़ी है। लोगों की रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं और उनके जो सपने हैं, वो सब कुछ इसी जमीन से निकलते हैं। एक लीडर के लिए इस लय को महसूस करना लोगों की नब्ज पकड़ने जैसा ही है। तो इस सामाजिक आर्थिक जमीन को समझने के बाद अब हम सीधे 2023 के चुनावी नतीजों पर आते हैं। बिलाईगढ़ के वोटर्स ने अपनी आवाज से क्या संदेश दिया, चलिए इस जनादेश को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। 3 लाख से भी ज्यादा लोग। 2023 में बिलाईगढ़ की लोकतांत्रिक शक्ति का पैमाना ये था। कुल 3,01,885 मतदाता। इनमें से हर एक वोट के पीछे एक कहानी थी, एक उम्मीद थी और इस क्षेत्र के भविष्य को तय करने की ताकत थी। और जब नतीजे आए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनी। कांग्रेस की कविता प्राण लहरे को 38.3% वोट मिले, बीजेपी को 29.9%। लेकिन असली कहानी इस तीसरे हिस्से में है, अन्य, जिन्हें लगभग 32% वोट मिले। ये साफ बताता है कि लड़ाई सिर्फ दो तरफा नहीं है। वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे विकल्पों की ओर भी देख रहा है। जीत का अंतर था लगभग 18,000 वोट, यानी 8.33%। देखिए, जीत तो साफ है, पर यह मार्जिन इतना भी बड़ा नहीं है कि इसे एक तरफा कहा जा सके। ये सत्ता पक्ष के लिए एक संदेश है और विपक्ष के लिए एक अवसर भी। तो फिर 2030 में जीत का फॉर्मूला क्या था? ये 3 चीजों का एक बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन था। पहला, जातिगत समीकरणों को साधना। दूसरा, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का जमीन पर असर। और तीसरा, महिला और युवा वोटर्स को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ना। अब जब हम नतीजों को समझ चुके हैं, तो चलिए इस सियासी मैदान का और गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसके लिए हम एक क्लासिक स्ट्रैटेजिक टूल का इस्तेमाल करेंगे, स्वॉट एनालिसिस। यानी हम मौजूदा विधायक और उनकी पार्टी की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को समझेंगे। ताकत की बात करें तो कांग्रेस का जमीनी नेटवर्क और एक युवा, पहली बार की विधायक का नया चेहरा, ये 2 बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन कमजोरियां भी हैं, जैसे एक नए उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड अभी बनना बाकी है, संसाधनों के मामले में विपक्ष से मुकाबला है और कुछ नेगेटिव नैरेटिव के सामने पार्टी थोड़ी कमजोर दिखती है। मौके भी कम नहीं है। यहां एक बड़ा SC-OBC वोटर बेस है जिन तक सही गवर्नेंस के जरिए पहुंचा जा सकता है। छोटी पार्टियों से गठबंधन की संभावनाएं हैं और युवाओं तक सोशल मीडिया से सीधी पहुंच बनाई जा सकती है। लेकिन खतरे भी उतरे ही बड़े हैं। एक मजबूत राष्ट्रीय विपक्ष, वोटों का ध्रुवीकरण और नई पार्टियों का उभरना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। अब किसी भी जगह के आज को समझने के लिए हमें उसके कल में झांकना ही पड़ता है। तो चलिए पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ताकि हम बिलाईगढ़ के वोटर्स के बदलते मिजाज को पकड़ सकें। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। 2008 से 2023 तक एक चीज लगभग स्थिर रही है, और वो है वोटर टर्नआउट, जो करीब 71% के आसपास रहा है। इसका मतलब साफ है, यहाँ के वोटर्स जागरूक तो हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो किसी एक पार्टी के साथ हमेशा के लिए बंधा हुआ नहीं है। यही वो स्विंग वोटर्स हैं जो हर चुनाव का नतीजा तय करते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 2018 का चुनाव। उस साल कुछ असाधारण हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर अचानक बढ़कर 31% हो गया।
इसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ा, जिनका वोट शेयर गिरकर सिर्फ 20% रह गया। ये स्पॉइलर इफेक्ट का एक क्लासिक केस था, जहां एक तीसरी ताकत ने पूरे समीकरण को ही बदल दिया और कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिला। तो इन सारे ऐतिहासिक आंकड़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक सीधी सी बात, यहां वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी एक पार्टी का परमानेंट वोटर नहीं है। उनका भरोसा हर बार हर चुनाव में नए सिरे से जीतना पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक साफ रणनीतिक ढांचे की जरूरत दिखती है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि असरदार ढंग से शासन करने के लिए हो। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4-pronged डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। सोचिए, ये 4 अलग-अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही मशीन के 4 पहिए हैं। पहला, चुनावी मैनेजमेंट, जिसका काम है सीधे वोट लाना। दूसरा, संगठन, जो पार्टी की मशीनरी को जमीन पर चलाता है। तीसरा, नैरेटिव, जो एक कहानी के जरिए लोगों से दिल का रिश्ता जोड़ता है। और चौथा, संसाधन, जो इन सब को चलाने के लिए जरूरी है। अगर एक भी पहिया कमजोर हुआ तो गाड़ी रुक जाएगी। अब नैरेटिव वाले हिस्से को समझने के लिए इस नारे को देखिए, बिलाईगढ़ की बेटी विधान की शान। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये उम्मीदवार के इर्द गिर्द एक स्थानीय, अपनी और सच्ची कहानी बनाने की कोशिश है। ये पहचान और गौरव की भावना को जगाने की रणनीति है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर प्लान बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में कैसे बदला जाए और लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। जमीन पर असलियत क्या है? अगर आप बिलाईगढ़ के किसी गांव की चौपाल पर बैठें तो आपको लोगों की आवाज में क्या सुनाई देगा? किसान बेहतर सिंचाई और फसल के सही दाम की बात करेंगे। माता-पिता स्कूलों की हालत पर चिंता जताएंगे। आपको टूटी सड़कें दिखेंगी और आपको उन नौजवानों की निराशा सुनाई देगी जिनके पास काम नहीं है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये काम करने का एक साफ जनादेश है। और इस जनादेश पर काम करने के लिए चाहिए एक अनुशासित, टाइम बाउंड प्लान। जैसे ये 90 दिन की सीढ़ी। पहले 30 दिन डेटा और प्लानिंग पर, अगले 30 दिन जमीनी संपर्क पर, फिर पीक कैंपेनिंग और आखिर में वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना। एक सफल अभियान कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई प्रक्रिया है, जैसे सीढ़ी पर एक-एक कदम चढ़ना। और अंत में हमें ये याद रखना होगा कि एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये एक आवाज है, एक उम्मीद है, एक बेहतर जिंदगी के लिए की गई प्रार्थना है। तो असली सवाल ये नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाए। असली सवाल ये है कि कोई भी नेता इस भरोसे के काबिल कैसे बने